नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीजें हो रही हैं और कभी कभी लगता है कि शायद ये 20, 25, 30 मिनट का समय जितनी चीजें हैं उसको उसको समेटने के लिए कम पड़ने लगता है। मैं तीनों विषयों को बता दूं जो मेरे मेरे जहन में था कि आज आपसे बात करें। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो बिल्कुल वाहियात एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बिल्कुल अपने को एक्सपोज कर देना, मतलब खुद ही अपने कपड़े उतार के निर्वस्त्र हो जाना। दूसरा, जो एक एसआईआर के खिलाफ विपक्ष की जो एक बड़ी मुहिम चल रही है पटना में, और उसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें पानी डालने के लिए किया था, लेकिन उसने आग में घी का काम कर दिया। उससे वो इतनी ज्यादा वो हो गई है अब, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं। आज खबर है कि आज पार्लियामेंट में, संसद में, सरकार द्वारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मंत्री अगर 30 दिन जेल में रह जाते हैं तो उनको उनके पद से हटाने की एक एक षड्यंत्र चल रहा है कि उसको इस तरह का एक कानून ले आए। बहुत अच्छी बात है, या तो आप कानून ले आइए कि अगर कोई जेल में जाता है उसको कर दीजिए, तो ये ले आइए। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर, वो मैं जरा इसी से शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूं कि नियत बिल्कुल साफ दिख रही है कि क्या करना चाहते हैं। इट इज ये कोई देखिए जी, देखिए तो इस पे अशोक भाई क्या है? देखिए 2014 के बाद स्थिति बदली है सर। 2014 के बाद होता क्या था, इसके पहले भी अटल जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इसके पहले भी देवेगौड़ा वाला एक्सपेरिमेंट भी हुआ। सरकारें कई आई, मोरारजी देसाई से लेके जवाहरलाल नेहरू तक। मनभेद होते थे, चुनाव भी होते थे, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगते थे। लेकिन फिर सरकार जब शुरू हो जाती थी कामकाज 5 साल के लिए, तो विपक्ष सरकार को अंकुश के रूप में काम करता था। लेकिन विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास किसी सरकारों ने नहीं किया, चाहे अटल जी हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे देवेगौड़ा जी हो, चाहे इंदिरा जी हो। ये चलता रहा। इंदिरा जी ने एक प्रयास जरूर किया था, जब इमरजेंसी का एक दौर आया, ऐसा 2 साल का इस देश में, तो लग रहा था कि इस देश में अब सब लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन उन्हीं इंदिरा जी ने बाद में चुनाव भी करवाए, चुनाव हारी भी, लोगों ने सजा भी दी। उसी लोगों ने फिर इंदिरा जी को सर पे भी बिठाया। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज है, कोई नई बात नहीं। 2014 से जब से मोदी जी आए, उन्होंने एक ही बात कर ली है, वो चुनावी मशीन हो चुके हैं। या तो चुनाव लड़के चुनाव जीतो, झांसा दे के जीतो, नहीं जीते तो एजेंसी का उपयोग करके जीतो, एजेंसी के उपयोग से भी नहीं जीता तो जो विपक्ष की सरकार है इसको तोड़ो फोड़ो, अपनी सरकार बनाओ। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर ये अब अमेंडमेंट जो बिल है 130 130वां अमेंडमेंट जो है, संशोधन, संविधान संशोधन बिल 2025, ये सीधा सीधा ये कहता है कि कोई भी आरोपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी आरोपी यदि जेल में जाता है 30 दिन के लिए, और उसके ऊपर वो धाराएं लगती है जिसमें कम से कम सजा 5 साल की है, तो फिर आपको तुरंत 31वें दिन, आपने इस्तीफा भी नहीं दिया तो भी 31वें दिन, आपके मुख्यमंत्री ने आपको नहीं निकलवाया तो भी 31वें दिन, प्रधानमंत्री ने अनुशंसा करके राष्ट्रपति को नहीं बोला तो भी 31वें दिन, तुरंत आपको बर्खास्त किया जाएगा। सवाल अपने यहाँ जो कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है, यू आर इनोसेंट अनलेस अनटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। आप तब तक निरपराधी हो जब तक आपका अपराध साबित नहीं होता। इसी बेस पे टेनी महाराज गृह राज्य मंत्री बने रहे, आप ही के उत्तर प्रदेश के। राज्य सरकार की केसेस तो ठीक है, सरकार मुख्यमंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ सब अपने केसेस हटा दिए, लेकिन जांच एजेंसियों का क्या, केंद्रीय जांच एजेंसियों का? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ यूज ऑफ इलीगल इमोरल यूज ऑफ अब्यूज ऑफ एजेंसीज। अब मैं इसके उदाहरण देता हूं आपको। 2 उदाहरण है, 2-3 उदाहरण। एक तो केजरीवाल जी जेल से भी सरकार चला रहे थे, उनको जमानत मिल गई, उन्होंने बीच में इस्तीफा भी दे दिया, फिर आतिश मुख्यमंत्री बनी। वहां हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो जेल गए, 5 महीने जेल रहे। वहां अनिल देशमुख गृह मंत्री थे, बहुत बड़ी पोस्ट होती है गृह मंत्री, नंबर 2 का पोजीशन होता है उसका। अमित शाह देखिए गृह मंत्री, तो ये नंबर 1 से भी ज्यादा पावरफुल है आज के डेट।
तो गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहता है। ठीक है, कोई दूध के धुले जो भी गुनाह करेगा जेल जाएगा, लेकिन जिस गुनाह के लिए हेमंत सोरेन को जेल हुई 5 महीने, वो गुनाह ही नहीं है। बेल देते समय कोर्ट ने कहा कि कौन सी जमीन कब्जाई जो आपने इनको अरेस्ट किया, उस जमीन का हेमंत सोरेन से क्या नाता? क्या हेमंत सोरेन खेत में खड़े हो गए थे? क्या उनने उस खेत को जलाया था? क्या हेमंत सोरेन उसके पड़ोसी है? क्या हेमंत सोरेन के किसी रिलेटिव ने उसको कब्जाया? क्या हेमंत सोरेन के नाम से कोई कच्ची पच्ची पर्ची है, सेल डीड, क्या कोई कच्चा पर्चा ही है? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिजिकल एविडेंस या ऑडियो एविडेंस या वीडियो एविडेंस एजेंसी के पास नहीं है कि उस 8 एकड़ जमीन का हेमंत सोरेन से कोई संबंध है। तो भाई 5 महीने जेल में क्यों रखा? हेमंत सोरेन बाहर आ गए, चुनाव हुए, जनता ने सर पे बिठाया, हेमंत सोरेन बाहर आ गए, जनता ने सर पे बिठाया, फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब हेमंत सोरेन को आप चुनाव में नहीं हरवा पा रहे, तो फिर हेमंत सोरेन को ऐसा घेरो। क्योंकि क्या होता है, मुख्यमंत्री यदि अरेस्ट होता है और उसका इस्तीफा हो जाता है, तो उसकी जगह तो जो दूसरा मुख्यमंत्री आता है उसमें पार्टी दो फाड़ी होती है। हमने बिहार में वो मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, वो तो अलग ही दुकान बना दी उन्होंने। या हेमंत सोरेन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, वो तुरंत हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद, ये सिर्फ रामायण में सुनते हैं हम, भरत पादुका लेके बैठा था राम, या पादुका कोई नहीं लेके बैठता, सिंहासन पे कब्जा कर लेता है और उन पादुका हाथ में लेके देखता है तो आजा, तो इसी से पिटूंगा तेरे को अगली बार आए वापस दावा करने। ये कलयुग है भाई। अब ममता हो गई, स्टालिन हो गए, ये ऐसे वटवृक्ष है जिसको हिला नहीं पा रही भी। आपको कुछ करना नहीं है। ममता के खिलाफ थोक में केसेस है, थोक में। ममता बनर्जी के खिलाफ 70-72 केसेस हैं, उतने ही करीब करीब केसेस उसके खिलाफ होंगे तुम्हारे स्टालिन के खिलाफ। सुक्कू के खिलाफ भी 5 केसेस है। आपको किसी भी केस में किसी का एफिडेविट लगवाना है, किसी भी एक आरोपी का, कि भाई इसमें इतने पैसे मिले थे और मैंने जाके ममता जी के घर में ये पैसे दिए, उस पे ममता जी को अरेस्ट करके 30 दिन आप जेल में रख सकते हैं। और ईडी तो वैसे भी 30, ईडी का तो स्पैन ही कई महीनों का होता है। तो फिर ममता जी को बर्खास्त करो। जब ममता जी बर्खास्त होगी तो नया मुख्यमंत्री बनेगा, वहां जितम पजार होगी, पार्टी टूट जाएगी। क्योंकि एजेंसी का उपयोग ऐसा हुआ है, प्रोसिक्यूशन रेट सीबीआई का हो, प्रोसिक्यूशन रेट ईडी का हो, नहीं के बराबर है। 2014 से तो इन्होंने किसी नेता को सजा दी ऐसा मैंने सुना नहीं, ये सिर्फ प्रताड़ित करते आ रहे। 100 करोड़ का वसूली का चार्ज लगा था उद्धव सरकार पे, और चार्जशीट जो है 1,80,1,80,00,000 की है। अच्छा, उनको जमानत मिलने के बाद पेशी और केस भी नहीं आगे बढ़ रहा है। एनसीपी तोड़नी थी, तोड़ दी। हेमंत सोरेन का भी केस आगे कुछ नहीं है, उसमें जमानत मिल गई, अपना राज्य कर रहे हैं। तो ये अच्छा, दूसरी बात है कि न्यायपालिका का वायलेशन। भाई मंत्री पद से बर्खास्त करना ना करना ये न्यायपालिका का अधिकार है ना, उनको करने दीजिए। आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? एक तरफ आप 30 दिन का टाइम देते हैं, 30 दिन जेल में रहे तो बर्खास्त हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम क्या दिया राष्ट्रपति और गवर्नर को, तो मिर्ची लग गई आपको। आप संविधान बेंच के सामने दलील दे रहे हैं 10 टाइप की, राष्ट्रपति और गवर्नर को समय सीमा में नहीं बांध सकते, तो खुला छोड़ सकते हैं। और एक इलेक्टेड सरकार 5 साल में बिल ही नहीं पास कर पाएगी, क्योंकि जितने भी बिल पास किए उस पर बैठा रहेगा गवर्नर, ना रिजेक्ट करेगा ना पास करेगा। चला लो सरकार आप। जनता को पनिशमेंट है ये कि उन्होंने डीएमके में विश्वास रखा, ये डीएम जनता को पनिशमेंट थी तमिलनाडु की।
एन रवि जो गवर्नर है वो 4 साल तक एक बिल पे बैठे, 2 बिल पे 4 साल तक बैठे, बताइए। 2020 का बिल है, 2025 तक बैठा रहा है उस आदमी वो बिल पे, ऑलमोस्ट पूरा पीरियड निकाल दिया। तो ये मुझे लगता है कि अब लोकतंत्र के और संविधान में आखिरी कील लगा रहे हैं। दूसरी बात है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है हाउस में तो उसका एक रूल है, प्रोसीजर है। 19B के तहत, 19A और 19B के तहत वो तमाम मेंबर्स के पास बिल सर्कुलेट होता है, फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है। गृह मंत्री ने पत्र लिखा सेक्रेटरी जनरल को लोकसभा के कि थोड़ी सी उदारता बरतते हुए इसको तुरंत इंट्रोड्यूस करवाया जाए, 19A को थोड़ा सा साइड को रखा जाए। ऐसी क्या जल्दी थी आपको, जब सेशन के 2 ही दिन रहे हैं? तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, पहले कर लेते, क्योंकि आपको पता है आखिरी 2 दिन में कुछ नहीं होगा, ये जेपीसी को रेफर होगा। और इस देश में जो जेपीसी का हश्र है वो इतने सालों से क्या हुआ, ये मुझे कम से कम आपको बताने की जरूरत ही नहीं। आनंद जी, आपने तो मेरे से ज्यादा जेपीसीयां देखी और उसका हश्र देखा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है 2/3 से पास होना चाहिए, जो मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन ये टेस्ट होगी चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी की, केसीआर की भी। क्या वो इस बिल में सरकार का साथ देंगे? क्योंकि हिट विकेट वही होने हैं। चंद्रबाबू अगली बार पैसे मांगेंगे, ये देंगे नहीं, चंद्रबाबू आंखें दिखा देंगे, ये कानून दिखा देंगे। बहुत सारे केसेस है आप पे, सिर्फ ईडी एक एफिडेविट लगवाएगा किसी का और आपको उठा लेगा, 30 दिन अंदर संभालो पार्टी, संभालो सरकार। जी जी। तो एक नया शस्त्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, राज्यपालों को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को और राष्ट्रपति के हाथ में एक नया मिसाइल दे रही है, जिससे विपक्ष पार्टियां ध्वस्त कर की जा सकती। मैं अशोक भाई, मैं अगले उस पे आऊं। मेरा एक छोटा ऑब्जर्वेशन ये है कि मुश्किल क्या हो रही है कि ये जो बना रहे हैं ना, ये एक ऐसा ऐसा जिन्न बना रहे हैं कि कल के दिन अगर सरकार बदली तो फिर क्या होगा मालूम नहीं, क्योंकि वो जो आएंगे वो दूध के धुले वो भी नहीं है, वो भी दूध के धुले। आनंद जी, ये प्रयास ही इसलिए हो रहे सारे कि सरकार बदले ही ना। ठीक, 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे और फिर 41 में अमित शाह जी आएंगे। उसके बाद हो सके तो योगी जी का, तब तक ठीक है तो योगी जी का नंबर लग जाएगा, नहीं तो हेमंत बिस्वा शर्मा का नंबर लग जाएगा, देवेंद्र फडणवीस का नंबर लग जाएगा। कई लोग हैं लाइन में। वन पार्टी रूल चलेगा चाइना जैसा। नहीं, जय शाह साहब क्या भी करेंगे? जय शाह साहब इतने काबिल आदमी हैं। जय शाह हाँ, साहब, जैसा भी आ जय सकते, शाह साहब जैसा भी आ, भाई इंटरनेशनल, जैसा भी आ, हाँ वो भी आ सकते हैं, उनको हाँ, आप वो तो कैसे। उनका तो भयानक ये है, हाँ, उनका तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, वो भी आ सकते। इंटरनेशनल। अशोक तो भाई कुल आप एक मिलाकर, जरा इस, जी नहीं आप कंप्लीट करिए। मैंने कुल मिलाकर ये चाइना फॉर्मेट में जाने का एक प्रयास है। अशोक भाई, ये जो अभी मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ, वो बात पुरानी हो गई है, लेकिन उस पर बात चर्चा रोज करते रहना है। जो इलेक्शन कमीशन ने संडे के रोज एक आपाधापी में एक जल्दी से मीटिंग बुला के 5-5 क्वेश्चन एक साथ करके, वो उनकी पूरी कोशिश थी कि ये जो विरोध यात्रा या वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा निकल रही है बिहार में, उस पर पानी पड़ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से उसने पेट्रोल का काम किया उस यात्रा के लिए। वो यात्रा में अगर 100 लोग आते हैं तो आज इनकी वजह से 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, मतलब वो तो उल्टा हो गया। मैं इस पूरे उस पे ये इतना भोंडा प्रयास जो है मुझे समझ में नहीं आया। और ज्ञानेश कुमार को, मतलब इनके, उससे अच्छा बीजेपी के कार्यालय से ही ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर लेते। नहीं, ये बीजेपी के कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरा स्क्रिप्ट उधर से लिख के आया, ऐसा मुझे लगता है। जो भाषा मैंने देखी उनकी, उनको क्या करना चाहिए था, यदि यह करना ही था तो किसी पामिरियन को बुला के इंटरव्यू दे देते पॉडकास्ट में, सारे बातों का रिजा था।
लेकिन इनको लगा कि ये एक ऐसी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी की यात्रा ध्वस्त होगी। सर देखिए, मुगालता पालने का हर एक को अधिकार है, ज्ञानेश कुमार को तो ये ज्यादा अधिकार है, क्योंकि वो अभी अपने आप को अविनाशी और इस देश के बाप समझने लगे। तो ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे खंडन किए। उसके बाद पत्रकारों ने सवाल पूछे, पत्रकारों ने वही सवाल पूछे जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। एक तो बड़ा क्लासिक केस था, उन्होंने कहा कि आप 65 लाख लोग तो आपने रिजेक्ट कर ही दिए बिहार में, अब आप इसमें बता ही दीजिए कि कितने नेपाली है, कितने म्यांमार के हैं, कितने बांग्लादेशी। नहीं बता पाए, क्योंकि इनको एक नरेशन करना था। तो इन्होंने सत्ता पक्ष ने ही खुद बोल दिया कि इसमें भाई कुछ विदेशी लोग थे, घुसपैठिए थे, इसलिए हमने ये एसआईआर करना पड़ रहा है। तो 65 लाख में कम से कम 60 लाख तो घुसपैठिए होने ही चाहिए, नहीं है तो फिर क्या है। तो कुल मिलाकर स्थिति इतनी बुरी हो गई है ये इसने। अच्छा, दूसरी बात, 7 करोड़ लोग बिहार में मेरे पीछे खड़े हैं। कौन से 7 करोड़ लोग हैं? जो मरे हुए जिंदा हैं, जिंदा हुए मरे हैं। यूपी के वोटर बिहार में हैं, एक घर में 250 लोग रह रहे हैं, वो लोग हैं। ये लोग आपके पीछे खड़े हैं, और सभी राजनीतिक दल मेरे लिए एक है। ये ज्ञानेश कुमार जब बोल रहे थे तो उनकी जबान भी ट्विस्ट नहीं हुई। मतलब क्या, पहले कहा जाता था वो हमारे मध्य प्रदेश के ही विट्ठल भाई पटेल लिख के गए हैं, झूठ बोले कौवा काटे। यहाँ तो झूठ बोले सांप काटे बोला तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये खुद आनाकोंडा बन गए हैं कि जो संविधान को निगल रहे हैं। सवाल ये है कि आप को अपेक्षा थी कि आप जवाब देना। कितना झूठ बोलते, देखिए, बोला एफिडेविट नहीं देता, एफिडेविट दिखा दिया भाई अखिलेश ने। फिर आया कि अखिलेश एफिडेविट दिखा रहे, हमको तो कभी नहीं दिए। अखिलेश ने रिसीट दिखा दी, चुप हो गए। मतलब नहीं, स्कूल में बच्चे होते, बोला नहीं करूंगा, जा जो बनता सो कर ले, नहीं दूंगा पेंसिल तेरी, नहीं दूंगा, जा बता पिताजी। इस टाइप का रवैया मुझे ज्ञानेश कुमार का दिख रहा था, और ये फ्रस्ट्रेशन है सर। देखिए, उनको क्या है, मुझे लगता है किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है अभी। उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मुझे लगा द वे ही वाज बिहेविंग, टॉकिंग लाइक अ पॉलिटिशियन। लेकिन अशोक भाई, मैं एक आगे बिहार पे आ जाऊं। उससे क्या हुआ, उससे उसी का बिहार उसी पे चलते हैं। उसके बाद मैं किसी से डरता नहीं और मैं दिखा दूंगा क्या कर सकते हैं हम, उसका बढ़िया। मतलब इन्होंने इतना लूज बॉल दिया राहुल गांधी को, जो आड़े टेढ़े बॉल पे भी छक्का मार रहा है। इतने लूज बॉल पे तो उसने स्टेडियम के बाहर भेज दिया। बोला हमको डराओ मत, हम डर रहे क्या, जवाब दो। जवाब नहीं दे पा रहे। जब ये माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, 7 दिन के अंदर माफी, 7 दिन के अंदर माफी, 7 दिन के अंदर काहे माफी करेंगे? माफी आप मांगो, वीडियोग्राफी नहीं देंगे, निजता का अभियान। अब मुझे बताइए, निजता का उसमें उल्लंघन होगा तो क्या हमारे आदरणीय जो है ज्ञानेश बहु बेटियों की निजता। तो मेरा एक सवाल है कि क्या इनके घर की बहु बेटियां वोट डालने नहीं जाती? और जाती तो बुर्का पहन के जाती, या पुराने जमाने में वो पर्दा लेके नौकर चलते थे कि रानी साहब जा रही, कोई देखने ले उसको, ऐसी जाती है क्या? अरे सारे टेलीविजन चैनल रिपोर्ट करते हैं लाइन कितनी लंबी है, कौन लाइन में खड़ा है, लोगों की इंटरव्यू लेते हैं। कई चैनल कहते हैं कि आप भैया फोटो खींच के हमको भेजो, हम फोटो दिखाते हैं वोट दिया करके। कौन सी निजता है इसमें? सेल्फी पॉइंट ये बनवाते हैं भाई, वो बनवाते हैं सेल्फी पॉइंट जी बने जी, और ये बोलते हैं निजता का अधिकार। ये निजता का हनन नहीं है, इनके नीचता को रोकता है। इसलिए अपनी नीचता को, कोई पैर में बेड़ी नहीं डाले अपने नीचपने को, इसलिए उन्होंने ये निजता का कानून लाया। सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है सर ये,
जिसमें उन्होंने कहा कि चेंजिंग रूम और बाथरूम छोड़ के बाकी जहां भी कैमरे लगे हैं दे आर फॉर सिक्योरिटी। कल मॉल में जाओगे आप, बोले निजता का हनन है जी। कल कोई चोर अपनी तलाशी नहीं लेने देगा, बोले निजता का हनन है मेरे। एयरपोर्ट पे निजता का हनन होगा। कुछ भी, ये दो शब्द क्या मिल गए, आप उसके पीछे किसी के भी पीछे छुपोगे। तो उसने किया घी का काम। मैं बता रहा हूं आपको, जो भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी और तेजस्वी के रैली में, भूतो न भविष्यति, शायद इन दोनों ने भी नहीं सोचा होगा। जी जी। क्या है आनंद जी, हमारे देश में वैसे देखा जाए, आप मेरे से सीनियर है, आपने तो टेबल के दोनों तरफ चीजें देखी हैं। 1947 से क्या मिला आम आदमी को? क्या मिला उसको? लाइट, बिजली मिली, लेकिन लाइट आती नहीं। लाइट आती तो बिजली के बिल देने की औकात नहीं। क्या मिला? रोड है तो इतने टोल महंगे हैं कि वो जाता नहीं। जिस रोड से वो जाता वो चलने लायक नहीं। खेती को आज भी पानी नहीं, नदियों में आज भी बाढ़ आती है। आजादी के मायने, यदि जिस किसान के घर आत्महत्या हुई उसके बाद जाके पूछो कि आजादी क्या है 1947 से, तो जूते से मारेंगे उसके घर वाले, पूछने वाले को। कोई फर्क नहीं पड़ा। एक फर्क पड़ा है हर एक के जीवन में, जो बाबा साहेब आंबेडकर दे के गए हम सबको, वो है मतदान का अधिकार। 1947 में यदि कुछ आम आदमी को, सामान्य इंसान को मिला है, तो मतदान का अधिकार मिला है। जिससे उसने कर्जा लिया, जो साहूकार उसके घर में तगादा लगाता है, उसका सामान उठा के लेके जाता है, वो भी उसी लाइन में खड़ा होता है उसके पीछे, वो भी उसके साथ खड़ा होता है। उसका भी एक मत है, इसका भी एक मत है। उच्च जाति वाला ब्राह्मण उसको मंदिर में प्रवेश नहीं देगा, उसको गॉगल पहनने नहीं देगा, लेकिन मतदान में वो ब्राह्मण का भी एक वोट है, दलित का भी एक वोट है, और दोनों लाइन में खड़े होके जाते हैं। ये अधिकार है। 1947 से यदि कुछ मिला है मुझे, वो मत का अधिकार, और यदि वो आप छीन रहे हो तो उसके लिए मैं लड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा। इसीलिए लोग रास्ते पे है। लोग रास्ते पे अपने मताधिकार को बचाने के लिए है। ये लड़ाई चुनावी लड़ाई नहीं रही है। बिहार के रास्ते पे उमड़ने वाली भीड़, ये कोई कांग्रेस, इंडिया एनडीए गठबंधन का खेल नहीं है। ये लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। लोग कहेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हो, संविधान मिला हमको। अरे संविधान ने कई अधिकार दिए। क्या अधिकार है? राइट टू एजुकेशन है। कहां स्कूलों में एडमिशन मिलता है? और जहां एडमिशन मिलता है वहां स्कूल है क्या? पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है बच्चों को। मोहन भागवत स्वयं कह गए कि 75 साल बाद भी देश में स्वास्थ्य और स्कूल आम आदमी के हाथ के बाहर चले गए। छोड़िए हमारी बात, हम तो आपको पाकिस्तानी दिखते हैं। मोहन जी तो आपके लिए आदरणीय हैं, डर के मारे ही सही। वो खुद कह रहे हैं। तो मिला क्या है? पहले मुगल प्रताड़ना करते थे, उसके बाद अंग्रेज करने लगे। आप इतनी खुशी है कि अपने लोग प्रताड़ना करने लगे। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। तो ये जो हुजूम है, जो रास्ते पे पागलपन बिहार के दिख रहा है, वो अपने मताधिकार के लिए है। जी, मैं अशोक भाई एक चीज इसलिए ऐड कर दूं। एक तो जो मेरे हिसाब से है, जो आपने पेंसिल चोरी की बात कही ना, नहीं देंगे, लेकिन जब बाहर वो लड़का मिल जाता तो इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई होती है कि ये एक मतलब जेल जाने का ज्ञानेश कुमार को मालूम, ये ज्ञानेश कुमार को मालूम नहीं। जी, लेकिन मैंने लेकिन क्या कहा, साथ में जनता को देखिए, जब जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हुई तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ। जनता त्रस्त नहीं होती तो महात्मा गांधी कुछ नहीं कर पाते। जनता के पूरे क्रोध को महात्मा गांधी जी ने स्टिमुलाइज करा और आजादी की लड़ाई चली। इमरजेंसी के बाद जब आपके अधिकारों का हनन हुआ तो जनता क्रोधित थी। उस क्रोध को चैनलाइज करके जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन खड़ा कर। सरकार तो आई दूसरी,
लेकिन वो इंदिरा जी के सरकार से भी घटिया साबित हुई। आपस में लड़ मर रहे थे, जनता फिर क्रोध में आई और जनता के क्रोध को फिर इंदिरा गांधी ने चैनलाइज किया और फिर सत्ता में आ गई। आपने पूरे देश में मनमोहन सिंह जैसी भ्रष्ट सरकार नहीं करके यूपीए के भ्रष्टाचार को आपने इतना आगे कर दिया, पूरे जनता में उबाल ला दिया और उसको चैनलाइज करके आप सत्ता में आ गए। अब आप 10 साल हो गए, आपको लगता है कि मैं जब तक जीवित हूं सत्ता में रहूं, इसलिए आप ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी की औकात ही 150 सीट की है, जो कुछ सीटें मिली वो मोदी जी की वजह से मिली है। मोदी जी माने, मोदी जी तो मैं साक्षात विष्णु का रूप यदि देखो तो फिर एजेंसी में वो, मतलब चुनाव आयोग में वो उद्योगपतियों में वो अडानी है, चुनाव आयोग में वो ज्ञानेश कुमार है, सीबीआई में वो है डायरेक्टर है, ईडी में डायरेक्टर है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस है, उनके रूप अलग है। सही कहा निशिकांत ने, कभी कभी निशिकांत सच बोल देते हैं। अशोक भाई, मैं एक खत्म करूं उससे पहले, लेकिन राहुल गांधी भी नॉन बायोलॉजिकल हो गए। उन्होंने मुर्दों के साथ, मृत लोगों के साथ चाय पी, मुझे लगा वो भी नॉन बायोलॉजिकल हो गए। सात मुर्दों को मैंने राहुल गांधी कई बार थोड़े कमजोर पड़ जाते। देखिए, राहुल गांधी को तुरंत ज्ञानेश कुमार को नोबेल के लिए प्रपोज करना चाहिए, नोबेल सोसाइटी को लिखना चाहिए कि पुराणों से हम देख रहे हैं अमर होने के लिए लोग मर रहे हैं। अरे पूरा समुद्र मंथन ही अमृत के लिए हुआ। बगैर अमृत के मरे हुए लोगों को जिंदा करने की टेक्निक ज्ञानेश कुमार निकाल के लाए हैं। ये मानवता पे बहुत बड़ा उपकार है, मरे हुए लोगों को जिंदा करना जी। इनके लिए उनको नोबेल प्राइज देना चाहिए जी। मैं आखिरी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि राहुल गांधी ने महादेवपुरा का जो बेंगलोर में कहा था एटम बम है, लेकिन मुझे लगता है जो 65 लाख वोट कटे हुए हैं, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा थर्मो न्यूक्लियर बम बोला जाता है, जो एटम बम से भी 100, ये वो है। और ये टिक टिक करना शुरू हो गया है। कैसे फटेगा, किसको किसको कहां फाड़ेगा मालूम नहीं। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता पड़ेगा कैसा फटेगा ये। और यदि इन्होंने वही अपने मनमाफिक यदि अपने ही मन से मतदाताओं की सूची रिलीज कर दी तो बिहार अनर्थ होगा, सिविल वॉर हो जाएगा बिहार में, समझते नहीं संभलेगा। एक छोटा मणिपुर नहीं संभला 2 साल इनसे, पूरा काउबेल्ट जलने लगेगा सर। आई एग्री। यहां तो एक ही लपड़ चला अभी, हालांकि मैं उसके विरोध में हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो थी, दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनके जनता दरबार में आज एक ने लपड़ मार दिया उनको। मैं इसका निषेध करता हूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, आपको जो बोलना है विचार से बोलो। लेकिन जब केजरीवाल को लपड़ पड़ा था तो इन्हीं बीजेपी वालों ने कहा था कि ये जनता का क्रोध है, क्या कर सकते। लेकिन फिर बाद में बहुत लिपापोती हो रही है, क्योंकि लपड़ मारने वाला गुजराती निकला। तो गुजरातियों को तो लात भी मारने का अधिकार है, वो तो लपड़ ही मार गया। किसी को ज्यादा हरेन पांड्या, सोहराबुद्दीन, उससे ज्यादा अधिकार है भाई, तो अधिकार है असीमित। चलिए, तो ये शुरुआत है, इसका अंत कहां होगा पता नहीं। हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत करके आजादी पाई है, अथक प्रयासों से, हजारों घंटे के डिस्कशन से संविधान बना है। दुख होता है ये सब नेस्तनाबूद करने पे अड़े हुए हैं। हमारा काम जन जागरण का हम वही कर सकते हैं आनंद जी, और क्या कर सकते हैं, और वही कर रहे हैं। और आजादी के बाद ये देश मुश्किल से बना है भाई। 2 जून की रोटी नहीं थी इस देश में, लोग खाना नहीं मिलता था, आज यहाँ पे है। मतलब कभी कभी मुझे ये लगता है कि कहाँ ये ले जा रहे हैं, इसको क्या करते। चलिए अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।